नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स, जो माउंट एनलाइटनमेंट इंटरनेशनल की एक इकाई है, के साथ हमारी इस सीखने की यात्रा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 11 बच्चों, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, जाना, पढ़ना, खेलना, लिखना आदि। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। इस पाठ में आप जानेंगे कि कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है तथा क्रिया का कर्ता के लिंग और वचन से क्या संबंध होता है। इसके साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कार्य किस समय हुआ है। इसके आधार पर क्रिया के 3 काल होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अध्याय 11 करना या होना क्रिया। माली पौधों में पानी डाल रहा है। किसान खेत जोत रहा है। आम के पेड़ों पर आम लगे हैं। ऊपर दिए गए चित्र को आपने देखा, वह वाक्य को पढ़ा और जाना कि खेत जोतने का काम किसान द्वारा, वह पौधों में पानी डालने का काम माली द्वारा किया जा रहा है। अतः पानी डालना व खेत जोतना क्रिया है। आम लगाने का काम किया नहीं जा रहा, स्वयं हो रहा है, फिर भी है क्रिया है। अर्थात हमें किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध क्रिया के द्वारा होता है। पास ही बगीचा है, मैं बगीचे की स्थिति का पता चल रहा है। वह व्यक्ति बूढ़ा है, मैं व्यक्ति की अवस्था का पता चल रहा है। बारिश हो रही है, मैं कार्य के स्वयं होने का पता चल रहा है। राम पत्र लिख रहा है, मैं कार्य किए जाने का पता चल रहा है। अर्थात जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। मतलब कार्य के करने या होने के साथ साथ जिनसे कार्य करने या होने का बोध होता है वो क्रिया है। साथ ही साथ जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था या दशा स्थिति का पता चलता है, तो उसमें जो शब्द यूज होते हैं वो भी क्रिया कहलाते हैं। जैसे हैं, ये वाले जो शब्द हैं ऊपर के दोनों वाक्यों में। आइए दिए गए क्रिया शब्दों की विशेषता समझिए और पढ़िए। क्रिया के बिना वाक्य रचना नहीं हो सकती। वाक्य में प्रयुक्त लिंग वचन कारक के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। जो वाक्य में लिंग वचन कारक हैं उनके कारण क्रिया भी चेंज होती है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के आधार पर ही कर्ता के लिंग वचन आदि की जानकारी हो जाती है। क्रिया को देख के हमें पता चलता है कि कर्ता एक है या अनेक है। जैसे दौड़ना, हिरन तेज दौड़ रहा है। और यदि हम ये लिखें हिरन तेज दौड़ रहे हैं से पता चल जाएगा कि एक हिरन नहीं है, कई हिरन है। पढ़ना, दिव्या रोज अखबार पढ़ती है। लिखना, डेविड लेख लिखता है। यहाँ आपने देखा ऊपर दिए गए क्रिया शब्दों के अंत में एक समानता है, ना का होना। वास्तव में दौड़, पढ़, लिख आदि ये सभी क्रिया के मूल रूप हैं जो धातु कहलाते हैं। अतः इनके अंत में ना प्रत्यय जोड़ने से दौड़ना, पढ़ना, लिखना आदि क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। दिए गए वाक्यों में पढ़, लिख, दौड़ आदि क्रिया के मूल रूप को हटा दें तो शेष रहता है ती है, ता है, रहा है, बेचते हैं, जिनको सहायक क्रिया कहा जाता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से आपको समझा के लिखा गया है कि ऊपर की जो क्रिया है, जो क्रिया के धातु रूप हैं वो दौड़, पढ़, लिख हैं। लेकिन अब उसमें से हमने ना जो है प्रत्यय है, अब इन ना को हटा दें तो वो हो गया। अब क्या है, तो ये तो हो गए धातु रूप। उसके अलावा अब इधर को देखिए, इधर वाक्य में देखिए, तेज दौड़ रहा है, पढ़ती है, लिखता है। तो इसमें है पहले वाले वाक्य में रहा है, दूसरे वाले वाक्य में पढ़ तो धातु रूप है उसका, ती है। तीसरे वाले वाक्य में लिख तो धातु रूप है, ता है। फिर ये सब क्या है, सहायक क्रिया, जो उसको वाक्य को पूरा कर रहे हैं, वाक्य का अर्थ हमें समझा रहे हैं और क्रिया के रूप में यूज हो रहे हैं। तो ये सब है सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया क्या है, दौड़, पढ़, लिख। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कहते हैं तथा क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राहुल ने घड़ी खरीदी। घड़ी किसने खरीदी, राहुल ने, तो राहुल कर्ता है। राहुल ने क्या खरीदा, घड़ी खरीदी, तो घड़ी कर्म है। राहुल ने घड़ी का क्या किया, खरीदा, तो घड़ी वो खरीदी क्रिया है।
तो ऊपर के वाक्य में राहुल कर्ता, घड़ी कर्म और खरीदी क्रिया है। और खरीदने का जो इफेक्ट है वो पड़ा है घड़ी पर, तो इसलिए घड़ी कर्म है, यदि इसको इस तरह से समझना चाहें तो। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक अकर्मक। सकर्मक क्रिया, सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बेच रहा है और उड़ा रहा है, ये क्रियाएं हैं, और क्रियाओं का फल किस पर पड़ रहा है? बेच रहा है का सब्जी पर, उड़ा रहा है का पतंग पर, तो ये कर्म है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। सकर्म का अर्थ है कर्म सहित, जिस क्रिया में कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म होने पर, कभी कभी सकर्मक क्रिया में एक साथ दो कर्म भी होते हैं, तो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि कर्ता हो गया, गरीब को कर्म हो गया, खाना खिलाया, खिलाया क्रिया हो गई, तो गरीब और खाना दो कर्म हो गए, तो ऐसे वाक्य द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। बाजार में दुकानें सजी हैं, तो इसमें तो एक ही कर्म है दुकानें। रानू नाटक देख रही है, एक ही कर्म है नाटक। एलन भजन गा रहा है, एक ही कर्म है। दो कर्म के उदाहरण बस यही दिया हुआ है इसमें। रवि ने गरीब को खाना खिलाया, मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्रिया का जिस पर इफेक्ट पड़ रहा है वो कर्म होता है। किसी में दो कर्म है तो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब खिलाने का जो काम है वो दो पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव खाने पर और खिलाने पर, इसको गरीब पर, तो इसलिए दो कर्म है। अकर्मक क्रिया, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता। खरगोश दौड़ रहा है, बाहर बरसात हो रही है। दिए गए वाक्य में दौड़ रहा है और हो रही है, क्रियाओं के प्रभाव फल दोनों ही कर्ता पर पड़ रहे हैं, क्रिया का कोई कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। यदि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ क्रियाएं जो अधिकांशतः अकर्मक ही रहती हैं, जैसे नाचना, डरना, रोना, सोना, उड़ना, निकलना, रहना, उछलना, अकड़ना, चमकना, मरना आदि। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो ज़्यादातर अकर्मक ही होती हैं, इसमें मतलब कर्म नहीं होता। जैसे दादाजी अभी आए हैं, दीप्ति नाच रही है, नेहा जोर से हंसी। एक बार फिर दोहराएं, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक अकर्मक। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया और काल हमें यह समझने में मदद करते हैं कि काम कौन कर रहा है और कब हो रहा है। ध्यान से उदाहरण देखिए और अभ्यास करते रहिए। अगले पाठ में फिर मिलेंगे एक नए रोचक व्याकरण विषय के साथ। धन्यवाद और शुभ अध्ययन।